हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। हम एनसीईआरटीज़ कर रहे हैं। क्लास 6 की बन चुकी हैं सारी एनसीईआरटीज़ की वीडियोस अपलोडेड हैं। क्लास 7 की हम एनसीईआरटी कर रहे हैं। चैप्टर आज हम करेंगे अपने ज्योग्राफी से, चैप्टर नंबर 5 वाटर यानी पानी। इससे पहले चैप्टर 4 करा था हमने एयर के बारे में, हवा के बारे में। उससे हमने समझा था कैसे एटमॉस्फेयर में उसका कॉम्पोजिशन होता है, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। हमें स्ट्रक्चर हमने देखा था एटमॉस्फेयर का, जो 5 लेयर्स हैं हमने उनको डिस्कस किया था। वेदर और क्लाइमेट के बारे में हमने समझा था, उसमें टॉपिक्स थे कुछ टेम्परेचर, जैसे एयर प्रेशर, विंड, ये हमने पढ़ा था। विंड्स के हमने टाइप भी देखे थे। एक केस स्टडी देखी थी साइक्लोन की, जो कि उड़ीसा में आया था। उसके बाद हमने मॉइस्चर का टॉपिक कवर करके चैप्टर को ओवर कर दिया था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5 से अपने, यानी पानी के बारे में आज हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। When you think of water, what image comes to your mind? जब हम पानी को के बारे में सोचते हैं कि हमारे दिमाग में फिर क्या इमेज क्रिएट होती है। पानी एक यूजफुल रिसोर्स हमारी प्लेनेट अर्थ पर, हम उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। हम क्या, हर एक जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर सकता। You think of river, the waterfall, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. ठीक है, ये नॉर्मल बातें हैं। नदियाँ देखते हैं हम, जो झरने बहते हैं, वाटरफॉल्स उन्हें हम देखते हैं। जो रेन ड्रॉप्स, जब बारिश होती है तो कैसी वो पिटर पिटर की आवाज़ आती है। ठीक है, हमारी जो टैप्स में जो पानी आता है, वो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो पेपर बोट बना के उन पानी में जो है वो फ्लोट कराते हैं। बाय नून्स द पडल वैनिश, वेयर डज द वाटर गो। लेकिन जब नून हो जाती है, जब एक तरीके से जब रोशनी आ जाती है, सूरज की रोशनी निकल कर आ जाती है, तो जो ये पानी होता है ये कहाँ चला जाता है। ठीक है, द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। जो सन की जो हीट होती है उससे इवेपोरेशन कॉज होता है, जिससे इवेपोरेशन का मतलब ये है कि जो पानी होता है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है और वाटर वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब वाटर वेपर जो होता है ठंडे होते हैं तो वो कंडेंसेस हो जाते हैं और उसके बाद वो बन जाते हैं बादल। फ्रॉम द एयर इट में फॉल ऑन द लैंड, सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। और उसके बाद जब वो कंडेंस फॉर्म में बारिश बन जाती है, तब वो ज़मीन पर जो होते हैं वो ज़मीन पर आते हैं, या बारिश का या जो समुद्र में बह जाते हैं, यानी पानी में गिरती हैं। तो वह बूंदें किस तरीके से निकलती हैं, तो बारिश की फॉर्म में आती हैं, या जो है वो बर्फ़ बन जाती हैं, या स्लीट बन जाती हैं। स्लीट बेसिकली जो होता है वो बारिश का और जो बर्फ़ का होता है, थोड़ा सा मिक्सचर होता है स्लीट। ठीक है, हल्की हल्की सी सफ़ेद सी चादर, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ टाइप की पड़ जाती है। और हेल स्टॉर्म्स में भी कभी कभार जो होता है वो एक तरीके से ओले पड़ना, वो भी एक तरीका होता है पानी नीचे गिरना पानी का। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। एक प्रोसेस जिसमें पानी लगातार जो होता है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है और सर्कुलेट करता है बिटवीन ओशियंस, समुद्रों में, एटमॉस्फेयर यानी हमारे पूरे जो एक हमारा जो पूरा एक वातावरण है, और ज़मीन में, यानी इन तीनों में सर्कुलेट करता है पानी। तो हम उसे कहते हैं वाटर साइकिल, यानी कि पूरा एक चक्र जिसे कहा जाता है, पानी का चक्र। इसको नीचे 5.1 में फिगर में यहाँ पे दिखाया गया किस तरीके से। देखिए कि यहाँ पर पानी जो है, ये पानी जो है ये इवेपोरेट हो रहा है। यहाँ पे जब सन की रेज पड़ती हैं तो पानी हीट होकर जो होता है वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद जो है वो कंडेंस फॉर्म में जो है वो वाटर की क्लाउड की फॉर्म में बन जाता है। और क्लाउड की फॉर्म में जब ये कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेट होता है, तो प्रेसिपिटेशन में ये पानी जो होता है या तो ये पहाड़ी एरियाज में गिरता है, या ये रन ऑफ होकर नीचे ज़मीन पर आ जाता है। तो इस तरीके से पूरा एक प्रोसेस चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। हमारी अर्थ जो है वो एक टेरेरियम है। टेरेरियम क्या है, टेरेरियम को हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेरेरियम का मीनिंग यहाँ पर दे रखा है कि टेरेरियम इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। यानी टेरेरियम जो है वो एक आर्टिफिशियल जो है वो एक मैनमेड कह सकते हैं, मैनमेड एनक्लोजर होता है जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स को जो है वो, हाउस प्लांट्स को जो है वो कैप्ट रखा जाता है। कैसे बनता है टेरेरियम, इसकी एक एक्टिविटी दे रखी है, जल्दी से देख लेते हैं। कि आप एक बिग जार, एक यहाँ पर एक ग्लास का जार आपको नजर आ रहा है, इसको कह रहे हैं इसको आप पानी से भरिए,
फिल 1/4 ऑफ बिग जार विद सॉइल एंड प्रेस इट वेल। सॉरी, पानी से नहीं, मिट्टी से भरना। 1/4 इसको मिट्टी से आप भरिए। उसके बाद इस पर आप एक पतली सी लेयर एक ह्यूमस की डाल दीजिए उसके ऊपर। एंड प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट, और पहले बड़े प्लांट को जो है वो आप इसमें लगाइए। एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम, और उसके चारों तरफ फिर छोटे छोटे प्लांट्स को आप लगा दीजिए। थोड़ा सा स्प्रे करना है आपको पानी का, और जार को बंद कर देना है। वाटर जो होगा वो धीरे धीरे वेपोरेट होगा फ्रॉम द लीव्स, पत्तियों से पानी वेपोरेट होगा। एंड सॉइल कंडेंसेस एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर, और धीरे धीरे पानी इवेपोरेट होगा, कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद वो फिर धीरे धीरे जो है उसकी ड्रॉप्स जो होंगी वो गिरने लगेंगी। तो इस तरीके से जो होगा वो टेरेरियम बन जाएगा। और ठीक वैसा ही जो है वो हमारी अर्थ भी जो है वो एक टेरेरियम है। हमारी अर्थ में जो है वो एक बताया साइकिल, वाटर साइकिल को हम समझ सकते हैं कि वाटर साइकिल जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो चारों तरफ से एक ह्यूज ब्लैंकेट से, एटमॉस्फेयर के ह्यूज ब्लैंकेट से कवर है। तो उसी के अंदर जो है वो पानी जो होता है वो पानी, और जो लीव्स होती हैं वो इवेपोरेट होती हैं। इस तरीके से प्लांट्स जो है इवेपोरेशन, पानी इवेपोरेशन होता है, और फिर वो कंडेंस होकर प्रेसिपिटेट होकर जो है वो नीचे आता है। ठीक वैसा ही एग्जाम्पल छोटी सी एक्टिविटी में टेरेरियम का दिया हुआ है। आगे देखेंगे, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्टेड टुडे, यानी जो पानी कभी सैकड़ों सालों से जो है वो एग्जिस्ट था पहले से, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं इरिगेट करने के लिए इन द फील्ड ऑफ हरियाणा के खेतों में हम सिंचाई के लिए जो पानी का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है वो फ्लोड डाउन हुआ हो अमेजन रिवर से कई सैकड़ों साल पहले। यानी हो सकता है भाई सैकड़ों साल पहले वो अमेजन रिवर से पानी आया हो, और वो उस पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हो कहाँ पे, हरियाणा की खेती, हरियाणा की फील्ड्स में इरिगेशन के लिए। तो पॉसिबल है, क्योंकि एनवायरनमेंट लगातार चेंजेस होता चला जा रहे हैं। ठीक है, जब एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो अब हमें क्या पता, हम हो सकता है भाई पॉसिबल है ऐसा कि जब हमारी पूरी अर्थ पे जो प्लेट्स थी, हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, वो एक टाइम पर जो थी वो आपस में जुड़ी हुई थी, लेकिन उनमें मोशन होने की वजह से नीचे ज़मीन में अर्थ के अंदर जो है वो मोशन जब हो रहे थे प्लेट्स के अंदर, तो हो सकता है वहाँ पे ब्रेक हुआ हो, ब्रेक होने के बाद वो कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए हो। तो हो सकता है एक टाइम ऐसा रहा हो कि हम अमेजन नदी के आसपास ही जुड़े हुए हों कहीं। ठीक है, द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर। फ्रेश वाटर का जो एक मेजर सोर्स है वो हमारा नदियाँ हैं, छोटे छोटे जो पॉन्ड्स होते हैं वो हैं, स्प्रिंग्स हैं, और जो ग्लेशियर्स हैं ये हमारे मेजर सोर्स हैं पानी के, फ्रेश वाटर के। यानी इन पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर का पानी हम पी सकते हैं, पॉन्ड का पानी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर का पानी भी जो है वो हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर। जो समुद्र का जो पानी है, यानी समुद्र है, जो सीज जुड़े हुए हैं समुद्रों के साथ साथ, हम उनका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉल्टी इन नेचर होते हैं, सलाइन होता है, उनमें थोड़ा सा नमकीन पानी होता है, नमक का पानी होता है वो। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन सॉल्ट दैट यू ईट। ज़्यादातर पानी जो है जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम ओशन का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? ओशन का पानी जो होता है वो नेचर में सॉल्टी होता है, सलाइन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत अमाउंट में जो होता है वो एक डिजॉल्व सॉल्ट होता है, घुलन नमक होता है उसमें, और वो नमक जो होता है वो हमारा एक कॉमन सॉल्ट होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हम खाने में जो नमक मिलाते हैं वो उसमें मिला हुआ होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड या कॉमन टेबल सॉल्ट भी हम कहते हैं, जो खाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक इमेज एक आपको मैप दे रखा है, वर्ड मेजर सीज लेक्स एंड रिवर्स का, यहाँ पर आपको ये एक मैप दे रखा है। इसमें डिफरेंट जो है लेक्स का दिखाया गया है। ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट सेव लेक है, लेक विनीपेग है, लेक सुपीरियर है, लेक हुरोन है, मिसिसिपी है, अमेजन रिवर है, ऑरेंज लेक है, लेक विक्टोरिया है, कॉन्गो रिवर है, नाइल रिवर है। ठीक है, कैस्पियन सी, और ये इस तरीके की जो है पर डिफरेंट सीज और लेक्स और रिवर्स को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है भाई वाटर बॉडीज का। देखिए हमने अभी देखा समझा कि पानी जो है वो हमारा अलग अलग जगह पे मौजूद है। ठीक है, ओशन में भी पानी है हमारा, नदियों में भी पानी है हमारा, तालाबों में भी पानी है हमारा, झरने में भी जो है हमारे जो वाटरफॉल्स होते हैं वो भी हमारे एक पानी का ही सोर्स है। ठीक है, जो ग्लेशियर्स हैं वो भी हमारे एक सोर्स हैं पानी के। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे समझेंगे इसको हम देख लेते हैं।
वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ये हम बखूबी जानते हैं कि 3/4 हमारी अर्थ जो है वो पानी से घिरी हुई है। 1/4 सिर्फ जमीन का हिस्सा जो है वो जमीनी हिस्सा है, यानी लैंड मासेस है। बाकी 3/4 जो है वो हमारी सब वाटर बॉडीज हैं। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, अगर पानी का वॉल्यूम ज्यादा है, यानी पानी तो 3/4 है, ठीक है, अगर हम ये मान के चलें कि भाई 100 लीटर पानी है तो 100 लीटर में 75 लीटर पानी तो सिर्फ समुद्र का है, ठीक है, और 1/4 पानी जो है, 1/4 जो है पानी नहीं है, 1/4 जो है वो जमीनी है, यानी कि 75 लीटर जो है वो पानी है और 25 लीटर जो है, 25 लीटर तो नहीं कहेंगे, 25% जो है वो जमीन है। ठीक है, तो 25% जब अगर पानी हमारे पास ज्यादा है तो उसके बाद भी हमारी अर्थ जो है वो उस पर पानी की स्कैर्सिटी क्यों है, पानी की कमी क्यों है, हम लोग पानी की कमी को क्यों महसूस कर रहे हैं, पानी की कमी को हम क्यों महसूस कर रहे हैं, इसको हम देखेंगे कि इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस। क्या पानी जो सारा अवेलेबल है अर्थ पर, क्या वो हमारे लिए इस्तेमाल करने योग्य है कि नहीं है, नहीं है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। अब जो है वो हमारा 3/4 पानी है, जो 75% पानी है हमारा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे कैसे कैसे हम कौन सा पानी इस्तेमाल क्या करते हैं। ओशियंस, ओशियंस में जो पानी है वो 97.3 है, यानी अगर हम पूरा एक 100% लेके चलते हैं तो उसमें 97.3% जो है हमारा ओशियंस का पानी है, यानी जो हमारे 5 ओशियंस है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आपका इंडियन ओशन, ठीक है, आर्कटिक ओशन, तो ये हमारे जो ओशियंस है ना, इन ओशियंस का कुल मिला के जो है वो 97.3% जो है वो पानी है। और वो पानी हमारा है सलाइन, जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे हम पी नहीं सकते, ठीक है, जब इतना सारा पानी है वो भी नमक का है, हम उसे पी भी नहीं सकते, ठीक है। तो आइस कैप्स में कितना पानी है, 2% पानी आइस कैप्स का है। ग्राउंड वाटर का पानी कितना है, 0.68, जो हम पंप से निकालते हैं, समरसेबल का इस्तेमाल करते हैं, हम बोरिंग्स करते हैं, पंप लगा के हम पानी खींचते हैं, तो हम वो पानी हमारा होता है 0.68%। फ्रेश वाटर के जो लेक्स हैं, जो छोटे छोटे तालाब हैं, उनमें कितना पानी है, उसमें 0.009% है। इनलैंड सीज और जो सॉल्ट लेक्स हैं उनमें पानी कितना है, 0.009% है, वहां पर भी। एटमॉस्फेयर में कितना पानी अवेलेबल है, 0.0019% है। रिवर्स में कितना पानी है, 0.0001% पानी है, ठीक है। तो जितना भी ये आइस कैप का पानी है, आइस कैप से लेके ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर का, इनलैंड सी सॉल्ट लेक का, एटमॉस्फेयर का, रिवर का, ये पानी सारा हमारा है फ्रेश वाटर, ये हम पानी पीने योग्य है। तो यानी कि 2.7% हमारे पास पानी पीने योग्य पानी, इतना अवेलेबल पानी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम पी सकते हैं, 2.7। अब आप ये समझिए कि 2.7% के पानी का पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, पूरी अर्थ पे जितने भी सर्वाइविंग एलिमेंट हैं वो सब जो है वो 2.7% को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें दे रखी हैं, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, हम इसको अभी समझेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सैलिनिटी क्या होती है। ये कह रहे हैं कि ओशन का पानी हमारा सलाइन होता है, सलाइन वाटर होता है, जो हमारे लिए इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, हम उसे पी नहीं सकते। तो उससे निकलता है वर्ड सैलिनिटी। तो सैलिनिटी का जो मतलब है वो है अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, यानी 1000 ग्राम्स का मतलब होगा 1 लीटर। 1 लीटर पानी में जो नमक की जो अमाउंट है उसी को कहा जाता है सैलिनिटी। एक एवरेज सैलिनिटी को जो है वो कंसिडर करा गया है कि 35 पार्ट पर 1000, यानी कि अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है तो अगर उस 1 लीटर में हम 35 ग्राम, 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, तो उसमें से अगर हम 1000 ग्राम में 35 ग्राम जो है वो नमक डाल देते हैं तो वो हमारा पानी जो जाएगा वो सलाइन हो जाएगा, ठीक है। 35 ग्राम हम नमक डाल देते हैं, उसमें सलाइन बन जाएगा वो पानी हमारा। तो ये एक एवरेज क्वांटिटी, एवरेज हम सैलिनिटी को मान के चलते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि डेड सी जो कि इजराइल में है, इसकी सैलिनिटी जो है वो 340 ग्राम है, यानी इसके हर एक, इसका जो 1 लीटर पानी है, यानी इसके 1000 ग्राम के पानी में 340 ग्राम नमक है, ठीक है, 340 ग्राम नमक है। तो 340 ग्राम नमक है
तो ये इसकी सैलिनिटी कितनी ज़्यादा है कि एवरेज हम कितनी मान के चल रहे हैं 35 ग्राम की, और जबकि डेड सी में जो है वो 340 ग्राम की सैलिनिटी, 340 ग्राम नमक उसमें मिलेगा। अगर आप 1 लीटर पानी उसमें से निकाल लो, 1 लीटर यानी कि 1000 ग्राम उसमें से पानी निकाल लो, तो उस 1000 ग्राम के पानी में से आप 340 ग्राम नमक निकाल सकते हो, ठीक है, पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज दिस इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस। तो डेड सी को जो है वो एक तरीके से इसमें अगर हम तैरना चाहेंगे तो हम डूबेंगे नहीं, हम उसकी सतह पर, पानी की सतह पर जो है वो फ्लोट करते रहेंगे, तैरते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो सॉल्ट कंटेंट है उसकी मात्रा ज़्यादा है, इस वजह से हम डूबेंगे नहीं उसमें, ठीक है। तो इसलिए डेड सी को डेड सी इस तरीके से मान सकते हो कि वो सी मरा हुआ है, वो मारेगा नहीं किसी को, वो खुद मरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डुबोने की क्षमता ही नहीं है, उसके अंदर नमक की मात्रा 340 ग्राम पर लीटर के हिसाब से है, तो इसलिए वो हमें डुबो नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही डूबा हुआ है एक तरीके से, इसलिए वो डेड सी है, ठीक है। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक सिंपल एक्टिविटी से नीचे बताया गया है, इसको आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर डिवाइड करा गया है कि आप जो है 9 चम्मच ले लीजिए, और 9 चम्मच को आप मतलब एक जो है वो पानी लीजिए, जो है 2 लीटर का पानी कह रहे लेने के लिए, और उसमें से आप चम्मच से जो है वो पानी को निकालना शुरू करिए। तो जब आप 9 चम्मच निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो आइस कैप्स आपने निकाल ली है उसमें से, ठीक है। फिर 2 चम्मच और निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो 2 चम्मच जो है वो ग्राउंड वाटर के बराबर है, 1 चम्मच जो है वो फ्रेश वाटर लेक के बराबर है, और 1 ड्रॉप जो अगर आप निकालते हो, 1 बूंद सिर्फ, तो वो नदी के बराबर है। तो ये वाटर को डिमॉन्स्ट्रेट करा गया है एक सिंपल एक्टिविटी से, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, आप इसे पढ़िएगा। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। पानी सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। आप प्यासे अगर रह सकते हैं तो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो पानी सर्वाइविंग के लिए बहुत ही एसेंशियल है। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। पानी ही है जो हमें ठंडा कर सकता है, जो हमारी प्यास को बुझा सकता है अगर हम प्यासे हैं तो, सिर्फ पानी ही है, ठीक है। सिर्फ पानी ही के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप उससे अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। नो सॉरी नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रेशियस रिसोर्स व्हेन वी आर यूजिंग वाटर केयरलेसली, ठीक है। तो क्या आपको लगता नहीं कि जब आप पानी मतलब जो है हम अपने इस प्रेशियस रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं, जब हम पानी को जो है वो लापरवाही से खर्च कर रहे हैं कि पानी बह रहा है, पानी पॉल्यूट हो रहा है, पानी के अंदर जो है वो पॉल्यूटेंट्स को जो है वो डिजोल्व करा जा रहा है, इससे हमारा पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो ये तो नॉर्मल सी है, सब कंडीशन से आप अवेयर होंगे पानी कितना बर्बाद होता है, कैसे उसको गंदा करा जाता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हम अगर मान के चलें कि अगर हम 1 बूंद जो रिवर के कंसिडर के बराबर कर रहे हैं, हम उसे जो है वो गंदा कर रहे हैं नदी को पूरी, क्योंकि हम रिवर्स का पानी जो है खास तौर पे जो दिल्ली की रीजन है, यमुना का पानी वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। कई सारी ऐसी रीजन हैं जहाँ पे पानी जो है वो गंगा का इस्तेमाल होता है। अगर आप जो कोस्ट गंगा के तटों के एरिया में जाएंगे तो आप वहाँ का पानी देखें, वहाँ इस्तेमाल होता है पानी, ठीक है। तो वो हम पानी को एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे जो है वो न्यूज़ पेपर की कटिंग दे रखी है। मोर देन जस्ट अ प्रॉब्लम, कोपिंग विद वाटर स्कैर्सिटी, वाटर सिनेरियो इन अर्बन इंडिया एंड दिल्ली, द वाटर यू ड्रिंक एवरी ड्रॉप काउंट, गंगा एमंग 10 डाइंग रिवर्स, अ ड्रॉप ऑफ लाइफ, मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट। तो ये कुछ कटिंग दे रखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको एक बता रही हैं, एक आइडिया दे रही हैं कि किस तरीके से जो है वो पानी की हम समस्या से जूझ रहे हैं, क्या है हमारी पानी की समस्याएं जो हैं ये बढ़ती चली जा रही हैं। गंगा जो है वो 10 नदियों का नाम लिया गया, जिसमें एक गंगा का भी नाम है कि वो सूख रही है धीरे धीरे। बहुत सी नदियां हैं जो सूखने की कगार पर आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें एक जागरूक कर रही हैं कि हमें पानी के ऊपर फोकना जो है वो, पानी को बहुत ही केयरफुली तरीके से यूज़ करना चाहिए, बहुत ही हम उसे जो लापरवाही के साथ इस्तेमाल करते हैं वैसा हम कार्य ना करें, ठीक है। आज देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन क्या है? देर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। बहुत ही एक चमत्कारिक बात है, बड़ा अच्छा एक आनंद आता है जब आप नंगे पैर किसी सी शोर पर चलते हैं। आप यानी आप बीच के किनारे पर, अगर आप बीच पे हैं तो आप बीच पर अगर आप नंगे पैर चलते हैं तो आपको बड़ा ही एक अच्छा महसूस होता है। The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabird, the smell of the salt in the air and the music of the waves.
एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। यानी जो गीली गीली मृद की मिट्टी, बीच की जो मिट्टी होती है, ठंडी ठंडी हवा का चलना, जो सी बर्ड होती हैं उनका चहकना, जो एक स्मेल होती है सॉल्ट की हवा में जो वहाँ पे होती है आसपास, उसमें उसको स्मेल करना, जो वेव्स जो आती हैं, जो लहरें आती हैं ओशन की, उसकी एक साउंड, उसकी एक अलग ही साउंड होती है। आप बिल्कुल जब आराम से ठंडी ठंडी हवा में उस वेव की साउंड को आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ही एक अच्छा फील होगा। ठीक है, तो कितना वो सब हमें फैसिनेटिंग लगता है। अनलाइक द काम वाटर ऑफ द पॉन्ड एंड लेक, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टिन्यूसली। हमारे जो ये तालाबों के और जो छोटे छोटे जो कुंड हैं, उनके जो पानी होते हैं ना, वो रुका हुआ होता है, काम वाटर होता है, ठहरा हुआ होता है, उसमें किसी तरह का कोई मोशन नहीं होता। जबकि ओशन वाटर जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, अब ये मूव कैसे करते हैं, ये भी हम इसका जवाब इसी में फाइंड आउट करेंगे। इट इज़ नेवर स्टिल, ओशन वाटर कभी भी ठहरे नहीं है आज तक। ओशन वाटर हमेशा जो है वो रनिंग कंडीशन में रहे हैं, हमेशा उनमें कोई ना मूवमेंट आपको महसूस होगी ही होगी। आप देखोगे भी उसे। द मूवमेंट दैट अकर्स इन ओशन कैन ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट। तो जो ये मूवमेंट जो ओशंस में आकर होती है ना, इसको ब्रॉडली इन्होंने कैटेगराइज करा है वेव की फॉर्म में, टाइड की फॉर्म में और ओशन करंट की फॉर्म में। तो ये तीन तरह से इन्होंने कैटेगराइज करा है कि जब ओशन मूव करता है तो क्या क्या होता है। ये अलग अलग सिचुएशंस हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बस डिफरेंस यहाँ पर जो है वो स्पीड का थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, स्पीड का डिफरेंस है और ड्यूरेशन का डिफरेंस है, इसको हम देखेंगे अभी। ये देखते हैं कि 22 मार्च को जो है हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। 22 मार्च जो आने वाली है अभी रिसेंटली, हम उस दिन जो है वर्ल्ड वाटर डे है सेलिब्रेट करेंगे, जो कि हमें एहसास दिलाता है कि हम वाटर को जो है वो कंजर्व करें, अलग अलग तरीके से जो है वो हम पानी को जो है वो बर्बाद ना करें, हम पानी की तरफ अवेयरनेस अपनी एक दिखाएं। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन की एक इमेज आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है। अब हम जो है वो जो हमने कैटेगराइज बनाई हुई हैं, कैटेगरीज बनी हुई ना, वेव्स की, करंट की, और जो हमारे तीसरा ऑब्जेक्ट है क्या, टाइड्स, टाइड्स की। अब हम इनको वन बाय वन समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, वेव्स क्या होती हैं। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। द स्ट्रॉन्गर विंड ब्लोज द बिगर द वेव्स कम बिकेम। यानी विंड जो होती हैं, वेव्स जो होती हैं, वो होती जब बनती हैं लहरें, लहरें तब बनती हैं जब विंड जो होती है वो स्क्रैप करती है, खरोंचती है क्रॉस द ओशन सरफेस। यानी ओशन की सरफेस को जो है वो जब खरोंचती, स्क्रैप करती है ना, तब उससे जो होती हैं वो लहरें निकलती हैं, हवा। यानी हवा में जो होता है एक फ्रिक्शन बनता है, फ्रिक्शन की वजह से जब वो लहरों को खसोड़ती हैं, ओशन की सरफेस को जो है वो खरोचती हैं, उठाती हैं, तब उससे जो है वो लहरें फॉर्म होती हैं। जितनी तेज हवा होगी उतनी ही बड़ी वेव आपको दिखाई देगी। ठीक है, व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपन्स। जब आप खेल रहे होते हो किनारे पर, एक तट के किनारे पर, बीच के किनारे पर, जब आप किसी बॉल से खेल रहे होते, थ्रो बॉल खेल रहे होते हो, तब आप देखते हो पानी में के अंदर बॉल चली जाती है अक्सर। तब क्या होता है, इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। तो क्या होता है, जब पानी के अंदर बॉल चली जाती है तो वो बॉल जो होती है वो धुल के वापस किनारे पर आ जाती है। क्यों, क्योंकि वो वेव्स के साथ आ जाती है चल के, क्योंकि वेव्स जो होते हैं वो आगे और पीछे वापस जाते रहते हैं। तो उसी जब वेव्स शोर की तरफ आती है, किनारे की तरफ आती है लहर को उठ के, तो उसके साथ जो है वो बॉल भी वापस किनारे की तरफ ही आ जाती है धुल के। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. यानी जब पानी का जो सरफेस पर आना, यानी पानी का ओशन जब राइज, ओशन का जो पानी होता है वो सरफेस पर जब आ जाता है और फिर वापस पीछे चला जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर पीछे चल चलाता है। जैसे कि ये एक सरफेस है, आप इसे सरफेस नहीं कंसिडर करो, आप इसे सरफेस को ऐसे समझो, थोड़ा सा मैंने इसे इंक्लाइन बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये है पानी, ये है पानी। तो जब पानी एक बार यहाँ पे बढ़ जाता है, फिर जब ये पानी आगे इतना बढ़ गया तो यहाँ पे वेव्स आगे की तरफ बढ़ गई। ठीक है, जब पानी जो है वो पीछे की तरफ चला गया वापस, तो फिर जो है वो पीछे चली गई वेव्स। तो इस तरीके से जब ये पोजीशन आगे पीछे वेव्स का आना जाना लगा रहता है तो इन्हीं को हम कहते हैं लहरें, वेव्स ही कहेंगे हम उसे। ठीक है, जब पानी आगे आता है, शोर किनारे पर ज़मीन पर चढ़ जाता है और फिर वापस पीछे अपना फिर पानी में चला जाता है, समुद्र में मिल जाता है, तो वो हमारी वेव्स कहलाती हैं। नॉर्मल सी बात है, ये आपने सभी में देखा होगा, जब आप बीच में जाएंगे, गोवा साइड पर आप जाएंगे तो आपको ये लहरों का मिलना जुलना सब आपको दिखता है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म
द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म्स ह्यूज वेव्स। तूफान के टाइम पे जो हवा होती है बहुत तेज चलती है और इससे जो होती है वो ह्यूज वेव्स जो होती हैं वो जनरेट होती हैं। दीज में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, और इससे बहुत ही भयानक जो होता है वो डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। ठीक है, जब जमीन के अंदर यानी कि जो जमीन के अंदर जो हमारी क्रस्ट होती है, ठीक है, उसके नीचे जब हम जो हमारे प्लेट्स हैं उनमें जब अर्थक्वेक आता है या किसी तरह का कोई वॉल्केनिक इरप्शंस होता है या अंडर वाटर जो है वो जो मिट्टी खसक जाती है, भूस्खलन हो जाती है, तो इससे जो होता है वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर जो होता है वो शिफ्ट होता है, उसमें उथल पुथल होती है। As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 मीटर is formed। तो इससे इसकी वजह से जब ये उथल पुथल होती है, अर्थक्वेक आना, वोल्केनिक इरप्शन होना, अंदर पानी के अंदर होना, अंडर वाटर लैंडस्लाइड होना, तो इससे जो है वो समुद्र की पानी में जो होगी वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा और डिस्टर्बेंस की वजह से जो होंगी वो वेव्स क्रिएट होंगी। वेव्स जब क्रिएट होंगी तो वो उनकी वजह कभी कभार ऐसा होगा कि इससे ह्यूज टाइडल वेव्स जो होंगी वो जनरेट होंगी, जिसे हम कहते हैं सुनामी, जिसकी वेव्स की ऊंचाई जो हो सकती है वो 15 मीटर तक की हाइट को वो अचीव कर सकती है। यानी 15 मीटर जो है वो ऊंची लहरें उठेंगी अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। तो सबसे बड़ी सुनामी की जो वेव हाइट बताई गई है वो कम से कम बताई गई 150 मीटर ऊंची लहर उठी थी। ये मेजर करी गई कि अमूमन लार्ज सुनामी की जो हाइट बताई गई है। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो वेव जो है वो चलती है, 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। आप सोच सकते हो वो रफ्तार कितनी तेज होगी और वो क्या तबाही मचाएगी अगर वो वेव वैसी स्पीड विंड की अगर आ जाए वेव की। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। 2004 में जो सुनामी आई थी उसने ऐसे ही कोस्टल एरियाज पर जो है वो बहुत भयानक तबाही मचाई थी। 2004 की सुनामी अब तक भूले भी नहीं होंगे। जो कोस्टल एरियाज पर रहे थे, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के जो एरियाज थे वहां पर जो लोग रहे होंगे उन्होंने कैसी वो तबाही देखी होगी। और इवन अंडमान और निकोबार जो पूरा सबमर्ज हो गया था, पूरा डूब गया था उस लहर में, क्या भयानक उसका हादसा रहा हो, क्या भयानक वो तस्वीर रही होगी देखने वालों के लिए। इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में है पूरा डूब गया था आफ्टर द सुनामी के बाद में। जो एक अंडमान निकोबार का सबसे जो सदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारे इंडिया का सबसे एंड पॉइंट कहा जाता है, वो पूरा का पूरा जो है वो डूब गया था सुनामी में, पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया था। तो ये आप वेव्स का एक आइडिया लगा सकते हैं सुनामी का एग्जाम्पल लेके आप, जिसकी एक केस स्टडी भी यहाँ पर दे रखी है सुनामी की, द अर्थ पैंडेमोनियम। इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे और अगले वीडियो में हम जो है वो चैप्टर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आधा घंटे का वीडियो हो चुका है ये। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही पार्ट 2 में। वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट आपको इसमें समझ में आया होगा। ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है, थोड़ी सी कंसेप्चुअल बातें हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ। ज्योग्राफी में क्लास 7th की बुक से हम ज़्यादा कुछ मतलब इसमें डिटेल में जाने की कोई उम्मीद नहीं रख सकते। सिर्फ सिर्फ एक कंसेप्ट है, बाकी सारा जो डिटेल में कंसेप्ट होगा वो हम आगे की क्लासेस में, हम हायर लेवल क्लासेस में जो है वो हम कवर अप करेंगे। ठीक है, वीडियो को हम ये एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।